पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। 3,342 किलोमीटर हमारी सीमा है पाकिस्तान के साथ, जिसमें से 740 किलोमीटर हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है। क्या ये पाकिस्तान प्रॉक्सी वार शुरू करने की कोशिश कर रहा है? बलूचिस्तान में आपको मालूम है जाफर एक्सप्रेस में क्या हुआ, कितने लोग उन्होंने मारे। सेना के लोग जैसा भी उचित कार्रवाई कर रहे हैं, ये कार्रवाई अब तो ओपन हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान कितनी क्षमता है उसकी भारत के साथ युद्ध करने की, और कितने दिन तक युद्ध कर सकता है? इनके पास मेरे विचार से, जहाँ मैं समझता हूँ कि 15 दिन से ज़्यादा इनके पास ना तो एम्यूनिशन होगा, ना 15-20 दिन से ज़्यादा इनके पास फ्यूल होगा अपने किसी गाड़ियों के लिए, टैंक के लिए या हवाई जहाज़ों के लिए। क्या लगता है कि कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है ज़मीनी तौर पे कुछ कार्रवाई करने का? पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि पीड़ितों को न्याय मिलेगा और आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए सरकार काम करेगी। पूरी दुनिया की नज़र इस समय भारत पर है कि भारत क्या अगला स्टेप क्या होगा और किस तरह से भारत एक्शन लेता है। इस गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी जी। आइए, इनका कश्मीर में 10 साल से ज़्यादा काम करने का अनुभव है। भारतीय सेना में रणनीतिक मामलों में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आइए इस गंभीर मुद्दे को इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आगे माहौल बदल रहा है और क्या होने की संभावना है। सर नमस्कार। सर, 370 धारा के ख़त्म होने के बाद एक बार लग रहा था कि घाटी में वापस अमन चैन का माहौल है और आतंकी गतिविधियाँ काफ़ी कम हुई थीं। वापस इस तरह की बड़ी आतंकी घटना के बाद अब आप क्या देखते हैं, और इस आतंक की जो रूपरेखा है पूरी घाटी में, इसको लेकर क्या इतिहास है? क्यों बार बार आतंकवादी इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं और माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? पहली बात तो यह है कि जो श्रीनगर में और जम्मू कश्मीर में हमारे इतने सैलानी लोग आए, लाखों करोड़ों का व्यापार हुआ और सब कुछ खुशहाली लौटी, ये जो है पाकिस्तान के जो फौजी शासक हैं उनको पसंद नहीं आई। भारत ने ये कहा था कि अभी 370 के बाद कश्मीर में यूनियन टेरिटरी बनने के बाद चीज़ें माहौल में आ जाएंगी, मामूल में आ जाएंगी, और शायद इसमें हमारी भी थोड़ी चूक हुई है निसंदेह रूप से, कि हम लोगों ने भी ये समझा कि सब कुछ ठीक है, और इसीलिए जो पहलगाम के इलाके में ये जो निर्मम कार्रवाई इन्होंने आतंकवादियों ने की, जिसमें कि सब मिला के आज 28 हमारे परिजन जो हैं, मैं परिजन ही कहूँगा, उनकी मृत्यु हुई और 17 से ज़्यादा लोगों को चोटें लगी। एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का जन्म हुआ है वो आतंकवाद में ही जन्म हुआ है। अगर आप 15 अगस्त जब हम स्वतंत्र हुए, और ये स्वतंत्र हुए थे 14 अगस्त को, तो अगर आपको याद है उस समय कि वहाँ के महाराजा हरि सिंह थे, तो वो भी चाहते थे कि मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र बनूं, लेकिन अंग्रेज़ों ने 1947 में जो एक्ट पास किया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि 11 राज्य जो कि अंग्रेज़ों ने कंट्रोल किए थे और 526 प्रिंसली स्टेट थी, वो किसी के साथ भी जा सकती है, या हिंदुस्तान के पास जाएं या पाकिस्तान के साथ। तो उनमें से 3 ऐसे राज्य थे, आपको मालूम है, जिनमें थोड़ी ऐसी कष्ट थे वहाँ के रहने वालों को, जैसे श्रीनगर, कश्मीर एक था। तो महाराजा हरि सिंह ने क्या किया कि एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ किया। स्टैंड स्टिल का मतलब ये होता कि जैसे थे उसी तरह की एक चीज़ हैदराबाद वालों में भी की, और हैदराबाद में फिर एक मिलिट्री एक्शन किया और 48 में वो भारत का अंग बना। तीसरा आपको मालूम है, ये जहाँ भुट्टो, उनके फादर वहाँ थे, तो वो तो वहाँ के लोग ज़्यादा सब एक ही रिलीजन के थे, वो प्रॉब्लम नहीं थी। अब क्या हुआ कि जब ये कार्रवाई चल रही थी तो एकदम से इनको पता चला कि कबायली लोग ये बारामूला तक पहुंच गए हैं, मुजफ्फराबाद इन्होंने कैप्चर कर लिया है, उड़ी उन्होंने कैप्चर कर लिया है, और उसके बाद ये बारामूला का रेप, नन्नरी का रेप पूरे विश्व में बड़ा
मतलब उसके ऐसे दुर्दिन मैंने कहीं नहीं देखे। तो जब वो वहाँ तक आ गए थे तो महाराजा हरि सिंह ने कहा भाई मेरी बड़ी गलती हुई है और मुझे भारत के साथ विलय हो जाना चाहिए। लेकिन उस टाइम गवर्नर जनरल हमारे माउंटबेटन थे, उन्होंने कहा देखिए अगर आप विलय होना चाहते हैं तो आप ऑफिशियली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आप बनाइए। तो 24 तारीख की रात को ये पूरा राज परिवार श्रीनगर से गाड़ियों से जम्मू आया और 26 तारीख को इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दिया। और जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में दस्तखत किए 27 तारीख को सवेरे सवेरे भारत की सेना श्रीनगर के हवाई जहाज़ में वहाँ लैंड कर गई। उसके बाद तो आपको मालूम ही है कि ये पूरा इतिहास है। और जिसकी शुरुआत ही, जिस राष्ट्र की शुरुआत ही ऐसी सोच से हो, जिस राष्ट्र जो आतंक के ऊपर बना हुआ हो, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। जी सर, लेकिन जैसा कि पीछे कुछ समय में आतंकी गतिविधियां थमी, वापस बढ़ी, मतलब एक फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। क्या ये पाकिस्तान प्रॉक्सी वार शुरू करने की कोशिश कर रहा है या कुछ और इसके पीछे आप देखते हैं? देखिए पाकिस्तान में आंतरिक जो हालत है बहुत ख़राब है। आज देखिए पाकिस्तान के 4 प्रांत हैं, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनवा और पंजाब। इन चारों में से एक ऐसा राज्य है जो पंजाब है, उसके लोग सब जगह हैं। मतलब एक किस्म से मैं यूँ कहूँ कि अगर पूरे पाकिस्तान को कौन कंट्रोल करता है तो ये पंजाबी मुसलमान ही कंट्रोल करते हैं, जिनको कि बाकी 3 स्टेट वाले बिल्कुल फूटी आंखों से भी नहीं देखते हैं और उनको वो कुछ नहीं देते हैं। जबकि सबसे बड़ा राज्य आपका बलूचिस्तान है। आज बलूचिस्तान में आपको मालूम है जाफर एक्सप्रेस में क्या हुआ, कितने लोग उन्होंने मारे। विश्व में मैं समझता हूँ कि एक ट्रेन को अगवा करना एक अपने आप में एक ऐसा इवेंट हुआ जो कि मैंने नहीं सुना कभी। तो आप ये समझिए कि अभी अभी आज के ही दिन उनके एक बड़े लीडर ने ये ओपनली डिक्लेयर कर दिया है कि भाई बलूचियों अभी अपने हथियार निकालो और खड़े हो जाओ गवर्नमेंट के लिए। तो एक देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बलूचिस्तान की है। और बलूचिस्तान में ही चाइना का बहुत पैसा लगा हुआ है, उनके खरबों रुपए लगे हुए हैं वहाँ पर। और चाइनीज़ इंजीनियर को इन्होंने, आतंकियों ने मार रखा है वहाँ पर। अब आप देखिए अफ़गानिस्तान और इनकी जो डुरन लाइन है वो आपस में, उसमें कोई सामंजस्य नहीं है। तो इनकी आधी फ़ौज लगी है आपकी बलूचिस्तान में, आधी फ़ौज लगी है आपकी अफ़गानिस्तान के साथ। और जो बची खुची फ़ौज है अभी उन्होंने, मुझे पता चला है कि अभी कुछ ईस्टर्न बॉर्डर यानी कि हमारे साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पर विड्रॉ करके लगा रखी है। तो इनकी आंतरिक हालत इतनी ख़राब है, इनके पास पैसा बिल्कुल नहीं है। ये हर 15 दिन 20 दिन में टोपी लेके अपना चारों तरफ जाते हैं, पैसा लेते हैं और उसी पैसे को पुराने जो लोन है उनको चुकाने में उनकी वो करते हैं। आपसी इनकी फ़ौज में भी प्रॉब्लम है। इनके कोर कमांडर जो हैं, क्योंकि वो आर्मी कमांडर तो है नहीं, भारतीय सेना की तरह जैसे हमारे पूरे भारत को आर्मी कमांड में बांटा हुआ है, इनके कोर कमांडर हैं। तो कोर कमांडर की भी आसिम मुनीर के साथ नहीं बनती है। तीसरी बात यह है इनका इंडस्ट्रीज़ का आउटपुट और अंदरूनी हालत बड़ी ख़राब है। अब आप ये देखिए कि एक राष्ट्र जहाँ आटा जो है 130-140 रुपये किलो है, चीनी आपकी 300 रुपये किलो है, आप मीट हीट की तो बात ही छोड़िए। तो वहाँ एक आम आदमी भुखमरी की हालत में है। और ऐसे में वहाँ का सेनाध्यक्ष जो है वो बिल्कुल मुल्ले की तरह बात करता है। आपने आसिम मुनीर का जो तकरीर है जिसे बोलते हैं, आपने सुनी होगी 1 हफ्ते पहले। तो मुझे तो आश्चर्य हुआ कि एक राष्ट्र का सेनाध्यक्ष हाफिज़ सईद को भी उसने मात कर दिया। तो उसमें उसने क्या बोला है, उसने बड़ा किया, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, आपने सुना है उसने क्या बोला है, पूरी जनता जनार्दन ने सुना विश्व में। उन्होंने धर्म के आधार पर बोला है। उन्होंने ये बोला कि हम एक नहीं हैं, हम अलग हैं, तुम कोई और हो, हम कोई और हैं। और ये DGISI रहा हुआ आदमी, आसिम मुनीर DGISI रहा हुआ है। तो जितने ये हाफिज़ सईद से के आदमी, बल्कि ये जो आज एक और ख़बर आई है उसमें उन्होंने बोला है कि जो पहलगाम में
मास्टरमाइंड था वो पैरा कमांडो, इनका कमांडो का था मूसा। ये अभी खबर आई है, ये मूसा जो है पूरा बारामूला में भी जो उसने मारे थे उसी का काम था, उसको टास्क दिया हुआ था कि आप ये फिर से रिवाइव करो। तो ये हालत जो है अंदर की, अब डाइवर्ट कहाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अब पूरे राष्ट्र का दिमाग तो डाइवर्ट करना ही है, तो कुछ तो करना ही है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे हमारे पड़ोसी हैं जिनके साथ हमको रहना है। सर, भारत सरकार ने काफ़ी एग्रेसिव रुख अपनाया है इस आतंक की घटना के खिलाफ। सिंधु समझौते को ख़त्म कर दिया। सिंधु समझौते को ख़त्म करना कितना बड़ा कदम मानते हैं और ये किस तरह से आगे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे? देखिए, ये इसके बड़े दूरगामी, बहुत बहुत दूरगामी इसके प्रभाव होंगे। अगर आपको याद होगा कि जब 47-48 की लड़ाई शुरू हुई थी तो 48 से लेकर 51 तक ये प्रभावी नहीं था सिंधु इनलैंड वाटर ट्रीटी, क्योंकि जो पंजाब का इलाका है, अगर आप देखें, आप इतिहास में जाएं तो विश्व में सबसे बड़ा कैनाल नेटवर्क अंग्रेज़ों ने ये पंजाब के लिए बनाया था। उस टाइम उनको पता थोड़ी था कि अब भारत का और पाकिस्तान का बंटवारा होगा करके। तो इसीलिए ये जो पानी वगैरह का जो कार्रवाई की थी, तो जब लड़ाई शुरू हुई तो हमने बंद कर दिया। हमने कहा 48 से 51 तक कुछ नहीं होगा। ये बाद में पाकिस्तान ने इसके महत्व को समझा और हमारे लोगों में, मैं अब किसी को ब्लेम तो नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप देखें जब ये संधि हुई 1960 में, अयूब खान फील्ड मार्शल थे, वो प्रेसिडेंट थे, वो और नेहरू ने, पता नहीं नेहरू जी के दिमाग में क्या आया, 80% पानी हमने पाकिस्तान को दे दिया और 20% में हम गुजारा कर रहे हैं। ये तो हमारे लोगों की दूरगामी सोच है कि हमने जो 6 नदियों में से ईस्टर्न जो 3 नदियां हैं उनमें से पानी का इस्तेमाल किया और बाकी में भी रन ऑफ द वाटर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगले कुछ सालों में मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये पानी को हम इतना कंट्रोल करेंगे कि इनको पता चल जाएगा कि पानी का क्या महत्व है और वाटर विल बी यूज्ड एज ए टूल ऑफ वॉर। क्योंकि अगर आदमी या अगर दुष्ट कोई चीज़ नहीं समझता है तो मुझे एक चाणक्य की नीति याद आती है। चाणक्य की नीति शठम शाठ्ये समाचरेत, दुष्ट के साथ उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए जैसे जो दुष्ट को करना है। सर, पाकिस्तान भी धमका रहा है कि हम जो है शिमला एग्रीमेंट को ख़त्म कर देंगे। ये कि मतलब कि अगर वो ख़त्म करता है तो मतलब भारत के लिए कितनी चुनौती होगी और उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि जब 1947-48 की वार ख़त्म हुई तो भारत यूनाइटेड नेशंस में गया था। तो उसके बाद एक 1949 में एक कराची एग्रीमेंट हुआ। तो कराची एग्रीमेंट में जो लाइन पाकिस्तान और हमारे बीच में आई उसको हम सीज फायर लाइन बोलते थे, CFL। और ये उत्तर में NJ 9849 से 42 से शुरू होती है और नीचे ठाकुर तक जाती थी। 71 की लड़ाई के बाद जब शिमला एग्रीमेंट हुआ तो उसमें फिर दोनों सेना के प्रमुख बैठे। सुचेतगढ़ में मीटिंग हुई जम्मू के पास, जो सियालकोट वाली रोड है। तो इसी CFL को नाम क्या दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। और CFL में और लाइन ऑफ कंट्रोल में ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए पाकिस्तान ने क्या कहा है, उसके वर्ड को आप समझिए। उसने कहा है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो हम भी ये कर देंगे। हम तो बड़े खुश हैं, क्योंकि पहली बात तो यह है पाकिस्तान ने कभी CFL का या लाइन ऑफ कंट्रोल का कोई उसने इज्जत ही नहीं की कभी। जब वो मर्जी आए फायर करता था तो हम तो, हमारे लिए तो अब कुछ सब कुछ फ्री है। 3342 किलोमीटर हमारी सीमा है पाकिस्तान के साथ, जिसमें से 740 किलोमीटर हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है। जम्मू कश्मीर में 201 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर है और बाकी सियाचिन का इलाका है। हम तो फ्री हैं अभी और ये कार्रवाई शुरू हो रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल में आप देखिए, जहाँ पर हमारे जो सेना के लोग जैसा भी उचित कार्रवाई कर रहे हैं, ये कार्रवाई अब तो ओपन हो गया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। नुकसान किसको हुआ है? नुकसान पाकिस्तान को है। सर, अभी जैसे युद्ध का माहौल पूरी तरफ से बन चुका है, भारत भी काफ़ी एग्रेसिव दिख रहा है, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है बहुत एग्रेसिव दिखाने की कि अगर आप कुछ करते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे।
जो वर्तमान में पाकिस्तान के आर्थिक हालात हैं, जो रोज़ सुनने में आता है कि आटा महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पाकिस्तान कितनी क्षमता है उसकी भारत के साथ युद्ध करने की, और कितने दिन तक युद्ध कर सकता है? जैसे कि रशिया भी यूक्रेन से कई सालों से लड़ रहा है, तो पाकिस्तान की क्या स्थिति है भारत की तुलना में? देखिए, जहाँ तक यूक्रेन वगैरह की आप बात करते हैं तो उसको हेल्प करने वाले बहुत कुछ हैं, वो कहानी अलग है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, अभी बिल्कुल वो अलग थलग पड़ा हुआ है। उसके अगर आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ भी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमेशा कटोरा लेके घूमता रहता है कहीं भी। अभी आप देखिए फ़िलिस्तीन में क्या हुआ और गाज़ा में क्या हुआ, ये मिडिल ईस्ट के मुस्लिम कंट्रीज़ ने कुछ नहीं किया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कहने का मतलब यह है कि आज हालत यहाँ पर इतनी इनकी ख़राब है कि अगर ये कोई युद्ध की स्थिति में आते हैं तो इनके पास मेरे विचार से, जहाँ मैं समझता हूँ कि 15 दिन से ज़्यादा इनके पास ना तो एम्यूनिशन होगा, ना 15-20 दिन से ज़्यादा इनके पास फ्यूल होगा अपने किसी गाड़ियों के लिए, टैंक के लिए या हवाई जहाज़ों के लिए। क्योंकि जिस तरह से इनका जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसको हम अरेबियन सी से बंद करने की क्षमता रखते हैं। कल अगर ऐसी कोई बात है तो हम लोग ऐसे नहीं बैठे रहेंगे, हम इस बात का पूरा यकीन करेंगे कि कोई भी बाहर से तेल पानी इनका नहीं आएगा वहाँ पर। जैसे बोलते हैं ना हुक्का पानी बंद करना, तो वही जो है हम अरेबियन ओशन में आज हमारी भारतीय नौसेना विश्व की 5वीं बड़ी शक्ति के रूप में जानी जाती है। इंडियन एयरफोर्स अगेन 5वीं 6ठी सेना के रूप में जानी जाती है, और भारतीय सेना तो विश्व की आप देखिए 3री बड़ी सेना के रूप में आपके सामने मौजूद है। तो ये तीनों चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप याद कीजिए आज हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लक्ष्य बहुत हैं लेकिन समय कम है। देखिए इसके ये बड़ा गूढ़ इसके मतलब है। इन चीज़ों में वक्त लगता है, इन लोगों में समझ लगता है। इस लेवल में राजनीतिक और कूटनीतिक बातें होती हैं और साथ साथ ये काम चलते रहते हैं। अभी तक क्या हुआ है? अभी तक मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो गया, राजनीतिक प्रभाव हो गया, कूटनीतिक प्रभाव हो गया, ठीक हो गया ना। अभी क्या बचा है? मसल पार। किसी राष्ट्र की जो अपनी चीज़ बताने, क्योंकि अभी हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बहुत कम हो गए। आपको मैं कारगिल की बात याद दिलाना चाहता हूँ। कारगिल एक ऐसा विचित्र युद्ध रहा जिसमें लड़ाई हो गई इतनी बड़ी, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं टूटे। आज हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन 53 से 30 तक आ गए हैं, मतलब कम हो गए। अभी जो डिफेंस अटैची दाहिने बाएं के हमने निकाल दिए पाकिस्तान के, और हमने अपने विड्रॉ कर लिए। तो ये भी एक आपको एक संकेत देता है कि कुछ न कुछ होगा। अब बातचीत का टाइम नहीं है, अब काम करने का टाइम है। सर कल कैबिनेट कमेटी की सिक्योरिटी की मीटिंग है, क्या लगता है कि कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है आगे, मतलब ज़मीनी तौर पे कुछ कार्रवाई करने का? देखिए दो चीज़ें, कल 2 चीज़ें होने वाली हैं। अगर आपको याद है कि पिछली दफ़े भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हो चुकी है। उसके पहले भी जो सेनाध्यक्ष लोग थे वो डिफेंस मिनिस्टर को मिले थे, और डिफेंस मिनिस्टर के साथ उनकी वार्तालाप बहुत चीज़ों में हुई। लेकिन कल के दिन 2 चीज़ें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है कल। एक तो कैबिनेट मीटिंग है, इंडियन कैबिनेट की मीटिंग है। उसके फ़ौरन बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग है। ये समझिए, ये बहुत एक सांकेतिक है, और ये बताती है कि इस समय जो कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की मीटिंग है, इसमें वो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी जो कि तीनों चीफ ने रक्षा मंत्री के साथ और प्रधानमंत्री के साथ ऑलरेडी कर दी हैं। क्योंकि ये जो मीटिंग होती है इसके चेयर करने वाले होते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसमें देखिए कौन कौन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कैबिनेट सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, CDS, आर्मी चीफ, नेवल चीफ एंड एयरफोर्स चीफ। ये लास्ट चीज़ है भारत की, ये एपेक्स कमेटी है। ये जितने भी इन्होंने अभी मंत्रणा की है, ये कल के दिन जब ये कैबिनेट कमेटी की औपचारिक मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद ये सब लोग बैठ जाएंगे। तो वहाँ पर फाइनल प्लान जो भी बनते हैं उनको स्वीकृति मिलेगी, और प्राइम मिनिस्टर टिक लगा देगा, और उसके बाद
ज़मीन में जो भी होगा आप देखेंगे, मैं भी देखूंगा। सर, हमेशा से ये कहा जाता है कि चाइना एक बड़ा रणनीतिक साझेदार है पाकिस्तान का। उनको एमुनिशंस में भी मदद करता है, उनके विकास में भी उसका योगदान है। तो क्या अगर चाइना से फुल फ्लैश वॉर, मतलब पाकिस्तान से फुल फ्लैश वॉर हो जाए अगर, तो चाइना क्या खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा? देखिए, ये तो एक किस्म का एक चीज़ ऐसी है, अगर ऐसा हो या ऐसा हो, लेकिन चाइना का अभी कोई मतलब नहीं है, उनका कोई मोह भंग है इनके साथ, क्योंकि उनको खुद ही बहुत नुकसान हो गया है। और दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे कि चाइना का और भारत का बहुत बड़ा ट्रेड है, और ये अमेरिका के साथ भी है। आज विश्व के कंप्लीट जो मुल्क हैं, राज्य हैं, उन्होंने बिल्कुल ओपनली बोल दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। और आपके साथ का मतलब भारत के साथ ही नहीं, आतंकवाद के अगेंस्ट हैं। एक सभ्य समाज में आतंक का कोई भी रोल नहीं है, ये बड़ा क्लियर हो गया है। बल्कि जैसा मैंने आपको बताया कि मिडिल ईस्ट के मुस्लिम कंट्रीज़ ने भी इनका साथ नहीं दिया, वो भी चाहते हैं। अभी देखिए, हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ गए थे? सऊदी अरेबिया गए थे, यूएई के दौरे पे थे। उन्होंने अपने जो उसको अपने टूर को कट करके वापस आए, तो हमारे कितने बड़े संबंध हैं। हाँ, देखिए कितने बड़े हमारे वहाँ पर धार्मिक स्थल बने हैं, एक से एक स्थल बने हैं, कितना सम्मान है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर कोई सोचता है कि ये इस तरह का डरा रहा है पाकिस्तान या गीदड़ भपकियाँ देता है कि मैं न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कोरी उसकी कल्पना है। अब आप ये समझिए कि पाकिस्तान का एक रेलवे मिनिस्टर इसके बारे में बात कर रहा है कि हमारे पास भाई 130-140 न्यूक्लियर बम है और सबका मुंह इधर है। अगर मैं ये कहूँ कि भारत के तमाम चीज़ों का मुंह तुम्हारी तरफ है, तो कोई मतलब नहीं है उसका। आज देखिए, सब लोग अपनी जगह लगे हैं। आर्मी अपना काम कर रही है, एयरफोर्स अपना काम कर रही है, नेवी अपना काम कर रही है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आज हमारे पास इतना कुछ साथ सामान है, इतना कुछ AI है, इतना कुछ मिसाइल्स हैं, इतना सिस्टम है कि तीनों जो हमारे आर्म फोर्सेज हैं उनका सामंजस्य है, जिसको हम जॉइंट मैनशिप बोलते हैं। मतलब आज एक कोई भी अलग काम नहीं करता, सब मिलजुल कर काम करते हैं। तो जो भी होगा, अगर LC में भी होगा तो एयरफोर्स भी होगी वहाँ पर। नहीं, लेकिन सर ये मतलब ये मेरा अगला सवाल यही था कि जैसा कि पाकिस्तान के लोग गैर जिम्मेदाराना तरीके से कहते रहते हैं कि हमारे पास परमाणु बम है, हम इस्तेमाल कर लेंगे। पाकिस्तान के पास जब कोई रास्ता, मान लीजिए फुल फ्लैश वॉर हो गई और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो क्यों नहीं करेगा इस्तेमाल? इसके पीछे लॉजिक क्या है और क्या वजह है? मैं आपको बताता हूँ इसका लॉजिक। मैं जो कारगिल का युद्ध का संचालन कर रहा था, तो उस समय भी यही उन्होंने कहा था कि हम तो न्यूक्लियर बम लगा देंगे। जब उन्होंने कहा था कि आप क्या कर रहे हैं, जब यहाँ से मुशर्रफ और नवाज शरीफ गिड़गिड़ा के अमेरिका पहुँचे वाशिंगटन में, तो उनके प्रेसिडेंट ने उनको 10 मिनट भी नहीं दिए, क्योंकि जिस दिन वो वहाँ पहुँचे उस दिन अमेरिका का छुट्टी होती है, उनका रेजिंग डे होता है 4 जुलाई। 10 मिनट दिए, उन्होंने कहा जाके एकदम से जो भारत बोलता काम करो। तो देखिए, इंटरनेशनल प्रेशर ऐसे होते हैं जो कि आप मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ये शुरुआत जो एटॉमिक बॉम्ब की थी, मैंने बताया आपको, जिस टाइम पर ये शिमला एग्रीमेंट दस्तखत हो रहा था, जुलाई में हुआ था, मुझे याद है 72 में। उसके पहले भुट्टो ने तख्ता पलट करके वो प्रेसिडेंट बन गया था, तो उसने कहा था कि पाकिस्तान 1000 साल तक घास खाएगा, लेकिन हम इस्लामिक बॉम्ब बनाएंगे। तो ये बिकेम ए स्टेटस सिंबल। तो इस्लामिक कंट्रीज़ में एक ही कंट्री है जो ऑफिशियली डिक्लेयर है अभी इस्लामिक, जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब है। लेकिन मेरा मानना है कि ईरान के पास भी क्षमता है, तभी ये आजकल ईरान और अमेरिका के बीच में बात हो रही है। लेकिन ईरान की और पाकिस्तान की नहीं बनती है, बिकॉज उसका रीज़न है, वो एक सब्जेक्ट ही अलग है, जिसमें मैं अभी नहीं बोलना चाहूँगा। सर, बार बार भारत में भी बहुत आवाज़ें उठती हैं कि POK को वापस भारत क्लेम कर ले, कैसे भी लड़के ले ले, जैसे भी। क्या ये संभव है आज की दुनिया में? देखिए, संभव क्यों नहीं? अभी आप ये सवाल ये नहीं संभव का नहीं है। सवाल ये होता है कि अब देखिए, पाकिस्तान में 4 राज्य हैं, जैसे मैंने बताया। एक सबसे जो खुशहाल, मतलब जहाँ पर खूब
खेती हेती है, जहाँ पर तमाम उनके ऑफिसर्स जितने जनरल हैं सब वो पंजाब के हैं। दूसरा है आपका सिंध, तीसरा है आपका खैबर पख्तूनवा और फिर बलूचिस्तान। ये तो कहते ही हैं कि आप आइए, ये तो इनके अंदर तो एक इंडिपेंडेंस की अलग ऑलरेडी जगी हुई है, सिवाय पाकिस्तानी पंजाब के। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर आप पीओ की बात करेंगे, उनको देखभाल कौन करेगा, उनको खिलाएगा कौन? हमारी भी जो आर्थिक चीज़ें हम उतना ही कर सकते हैं जितना कि हमारे बस में है। और जहाँ तक पीओके में है, देखिए ये तो सैलाब होता है, जनमानस का एक सैलाब होता है। कल आप पीओके में देख रहे हैं, अगर आप इस तरह की कोई चीज़ें करते हैं तो अगर जन सैलाब एकदम आ जाता है, कहता कि हम भारत के साथ जाना चाहेंगे, तो आप कोई नहीं रोक सकते, उनको नहीं रोक सकते। ये पूरे विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है। आप देखिए ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी क्या था पहले, आज जर्मनी बन गया। ये लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन सवाल ये है कि उसके बाद आप उसको कैसे एडमिनिस्टर करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा मुश्किल काम है। अरे हाँ, राज्य बनाना, राष्ट्र बनाना, उसके पास फाइनेंसेस तो होने चाहिए ना। क्या सर लगता है जैसे पाकिस्तान में इतनी अंतर कला है, हर राज्य एक दूसरे को सरकार का विरोध कर रहा है, क्या पाकिस्तान टुकड़ों में टूट सकता है? संभावना है? हो सकता है। जिस तरह के ये इस तरह की जो कार्रवाइयाँ ये कर रहे हैं और जिस तरह आपस में इनकी सोच नहीं है, परिपक्व सोच नहीं है, और सब जगह आज वहाँ पर फौज का ही राज है। आप देखिए उनके जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं उनको जेल में डाला हुआ है, इमरान खान को। इमरान खान बड़े पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के, वो जेल में इतने साल से पड़े हुए हैं। और उसके अंदर डालने वाले भी आसिम मुनीर थे। अगर आप हिस्ट्री में देखिए, आसिम मुनीर को निकालने वाला भी इमरान खान था। तो वहाँ तो ऐसा होता है कि अगर आपने मुझे ये किया तो मैं आपको अंदर जेल में डाल दूँगा। और दूसरी बात यह है कि जितने यहाँ के सीनियर ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान के, अभी मुझे तो ये बताया कि किसने अपने परवानों तक को उन्होंने फॉरेन कंट्री में भेज दिया है। उन्होंने उनके आधी से ज़्यादा तो पाकिस्तानी सेनाओं की उनकी वो चलती है, इंडस्ट्री चलती हैं, प्राइवेट उनके फॉर्म्स चलती हैं। तो वो कहाँ प्रोफेशनल हैं? हो सकता है जो आप बोल रहे हैं, सब कुछ संभव है। सर जैसे भारत की न्यूक्लियर को लेके नीति है नो फर्स्ट यूज़, क्या इस पर कभी विचार करने की ज़रूरत है? नहीं, विचार तो ठीक है। देखिए कोई ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ये जब हम एसेट्स की बात करते हैं, ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या है, मतलब आप भारत कहाँ पाकिस्तान, तो इसलिए इन चीज़ों में हम अब ये देखते रहते हैं अपना, बस क्या हो रहा है उसकी ग्रेडेड रिस्पॉन्स होता है। तो अभी जैसे मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा कि लक्ष्य बहुत है, समय कम है। तो इस समय कम में तीनों का जो मसल पार है वो कितना कुछ होगा, ये आप कल की जो दूसरी मीटिंग है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, उसमें क्लियर हो जाएगा। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए ये एक बड़ा इवेंट है और इस माहौल में अगर कोई भारत बड़ा कदम उठा लेता है और सफलता भी मिल जाती है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में आतंकी घटनाओं पर रोक लगेगी, पाकिस्तान के व्यवहार में कुछ बदलाव आएगा? देखिए वही तो है। अब देखिए सांप है ना, जब आप दो चीज़ें हैं, आपने जादूगर को देखा होगा ना, सांप जब रखता है तो उसके दांत निकाल देता है। तो हमने पाकिस्तान के दांत निकालने हैं, बहुत हो गया अभी। कब तक आप इस तरह से चलते रहेंगे? तो ये कार्रवाई करनी है और उसमें दवाई भी उतनी देनी है उसको, ताकि उसका जो है विष निकल जाए। लेकिन एक चीज़ हमको ख्याल रखना है कि पाकिस्तान जो है, जो उसकी जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये उसकी जेनेटिक प्रॉब्लम है, किस हद तक वो सुधरता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। सर मतलब अभी पूरा देश और दुनिया जो है अभी भारत के एक्शन का इंतज़ार कर रही है। आप बहुत लंबे समय तक इन सब चीज़ों से गुजरे हैं, आपका क्या अनुभव है कि आपको क्या लगता है भारत सरकार का एक्शन किस तरह का हो सकता है? देखिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहता हूं कि हमारे तीनों अंग जो हैं बड़े सक्षम हैं। जैसा मैंने पहले बता दिया, आपका पॉलिटिकल एक्शन अपनी तरफ, राजनीतिक एक्शन अपनी तरफ, जिसमें डिप्लोमेटिक एक्शन है, और ज़मीनी जो कार्रवाइयाँ, मनोवैज्ञानिक दबाव अपनी तरफ। बाकी जो मसल पार हैं वो मैं समझता हूँ कि हमारे जो तीनों सेनाध्यक्ष हैं, जो CDS हैं, वो बहुत कॉम्पिटेंट हैं।
और मेरे लिए इस तरह का कोई बोलना ठीक नहीं रहेगा। आप वेट कीजिए, वेट कीजिए। और वो मैं समझता हूँ कि बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं। इस पूरे घटनाक्रम से क्या दुनिया में भारत की क्या छवि बन के आएगी सामने, और क्या आने वाले समय में भारत की रिस्पेक्ट बढ़ेगी दुनिया में? नहीं, बिल्कुल। देखिए, भारत तो आप यूएन में आप देखिए हमारा स्टेटमेंट क्या था। हमारे स्टेटमेंट में जो हमारे वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा दी वहाँ पर। तो पाकिस्तान को तो आज पूरे विश्व में बोलते ही टेररिस्ट स्टेट है। पाकिस्तान की जब जिक्र होता है तो इट इज़ नोन एज ए टेररिस्ट स्टेट। तो वहाँ बोलते हैं कि वहाँ जो भी इसकी फॉरेन पॉलिसी है, इट इज़ बेस्ड ऑन टेररिज्म। तो अब इससे ज़्यादा आप क्या समझते हैं? मतलब इसका कोई वजूद क्या है? मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है, जब तक एग्जिस्ट कर रहा है, आपस में ही टूट जाएगा, द वे इट इज़ गोइंग। तो हमारे साथ भंडारी सर थे, और इन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर हमें बताया कि भारत आने वाले समय में किस तरह से इस मुश्किल समय से निकलेगा, और किस तरह के आगे की रणनीति हो सकती है। कल की कैबिनेट मीटिंग जो सिक्योरिटीज़ की है, इसमें कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। तो हम लोग भी इस पर नज़र रखेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों की तरफ से। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।